हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज की इस सीरीज में आज हम विलियम शेक्सपियर की बात करेंगे। पिछले 4 सेशन में हमने विलियम शेक्सपियर के 125 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है विद एक्सप्लेनेशन। आज हम क्वेश्चन नंबर 126 से शुरू करेंगे। हेलो, आई एम नूर आलम। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विंग्लिश। So let's start our journey with question number 26. Rosalind, the central female character, appears in which of the following Shakespeare plays? देखिए, अक्सर क्वेश्चंस में आंसर आपके सामने आ ही जाता है पहले, है ना। हम सिर्फ कोशिश ये करते हैं कि जो कुछ इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है वो भी अपन डिस्कस कर लें और जो नहीं दिया है उसको भी। और बार बार जब इन वीडियोस को आप देखेंगे तो आपने जितनी भी तैयारी अपने पेपर्स एग्जाम के लिए कर रखी है उसका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन हमारा है ए, यानी एज यू लाइक इट में रोजलिंड का सेंट्रल कैरेक्टर है। बाय विलियम शेक्सपियर, शी इज द डॉटर ऑफ बेनिश्ड ड्यूक सीनियर। वो ड्यूक सीनियर की डॉटर है। रोजलिंड एंड सीलिया आर फ्रेंड्स। ये रोजलिंड और सीलिया दोनों दोस्त हैं। रोजलिंड इज इन डिस्गाइज्ड ऑफ अ यंग मैन गैनीमीड। रोजलिंड जो है वो गैनीमीड के भेष में है। एंड सीलिया, और जो सीलिया है डिस्गाइज्ड ऑफ एलियना। ठीक है, ये डिस्गाइज वाला भी अपन ध्यान रखेंगे कि रोजालिंड ने किसका फॉर्म लिया था या किस नाम से वो भेष बदली हुई थी, तो गैनीमीड जो कि एक यंग मैन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 127। ब्लैंक है यहाँ पे और आगे दिया है अ कॉमिक कैरेक्टर बाय विलियम शेक्सपियर इज फाउंड इन मोर देन वन प्ले। इनमें से ऑप्शन में से जो सर जॉन फाल्स्टाफ हैं, ये वो कैरेक्टर है जो 3 प्लेज में आया है विलियम शेक्सपियर के। वो कौन कौन से प्ले हैं? पहला है विलियम शेक्सपियर का हेनरी फोर्थ। कौन सा है? हेनरी फोर्थ पार्ट 1 और पार्ट 2, ये दोनों में है। और उसके बाद मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में भी ये कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 128। एंजल्स आर ब्राइट स्टिल। एंजल जो है वो अभी भी ब्राइट हैं। दो द ब्राइटेस्ट फेल, जबकि या यद्यपि उनमें से जो ब्राइटेस्ट था ना उसको जो है वो निकाल दिया गया है या फेंक दिया गया है। किसकी बात हो रही है? ल्यूसीफर की बात हो रही है। और इसी ल्यूसीफर की बात करी है किसने? जॉन मिल्टन ने। जॉन मिल्टन किस में बात करी इन्होंने? पैराडाइज लॉस्ट में। पैराडाइज लॉस्ट में जॉन मिल्टन ने ल्यूसीफर की बात करी है। पैराडाइज लॉस्ट कब आया था? 1667 10 बुक्स में। इसके बाद 12 बुक्स में कब आया था? 1674 में, 1674 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 129। विच ऑफ द शेक्सपियर्स प्ले हैड द कैरेक्टर रॉबिन गुडफेलो अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। इसका एक और नाम क्या है? इसका नाम है पक। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है PUCK। देख लेते हैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। रॉबिन गुडफेलो अपीयर्स इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ही इज नोन एज पक अ फेरी। ये पक के नाम से भी जानी जाती है, जो कि एक फेरी है इन द प्ले में। लाइजेंडर, डिमेट्रियस, हर्मिया, हेलेना, ओबेरॉन, टाइटेनिया आर द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इन द प्ले। देखिए कैरेक्टर का भी क्वेश्चन आता है, हम सभी को पता है। ऑप्शन दे दिए जाएंगे प्लेज के और किसी कैरेक्टर का नाम दे दिया जाएगा, उसमें से अपन को छांट के बताना होता है। हर्मिया, हेलेना, ओबेरॉन, टाइटेनिया, ये अपन ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 130। विच ऑफ Montaigne's essay inspired Shakespeare to ड्रॉ द कैरेक्टर ऑफ प्रोस्पिरो's सर्वेंट। पहले तो उसका नाम देख लीजिए, क्या है? कैलिबान। क्या नाम है? कैलिबान, जो कि उसी आइलैंड में रहता था जहां पर प्रोस्पिरो जो है वो पहुंचे थे। प्रोस्पिरो वहां जाकर के ये किंग हो गए थे और ये इनका गुलाम बन गया था। तो जो प्ले है वो क्या है?
ऑफ द कैनिबल्स, यानी माउंटेन का जो एसे है ऑफ द कैनिबल्स, उसी से शेक्सपियर ने कैलिबन का कैरेक्टर लिया है। मिलता जुलता नाम है, आसानी है याद रखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 131, हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन्स इन शेक्सपियर्स प्ले द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट में ये किसने कहा है? फॉर आई एम ऑल द सब्जेक्ट्स दैट यू हैव, मैं ही तुम्हारी सारी प्रजा हूँ जो तुम्हारे पास है। विच फर्स्ट वाज माइन ओन किंग, जो कि पहले वो खुद मेरी थी। तो ये किसने कहा है? कैलिबान ने कहा है, अभी जिसका ऊपर अपन ने डिस्कस किया है कि इस कैरेक्टर को शेक्सपियर ने माउंटेन का एसे है ऑफ द कैनिबल्स उससे लिया है। टेम्पेस्ट कब आया था? 1610 11 में। उसकी डेट भी ध्यान रखिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के काम आती है। अच्छा, द गिवन स्पीच, जो स्पीच ऊपर इज स्पोकन बाय, बोली गई है कैलिबान के द्वारा। अ सेवेज मॉन्स्टर, जो कि एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर राक्षस है। फिगर इन सर्वेंट ऑफ प्रोस्पिरो, जो कि प्रोस्पिरो का कौन है? सर्वेंट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज मैकबेथ एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, यहाँ होना चाहिए व्हाट इज मैकबेथ। मैकबेथ क्या था? हु नहीं, मैकबेथ तो ही है ना, तो हु कहाँ अपन यूज करेंगे? तो ए नंबर, द थेन ऑफ ग्लैमिस, बाद में उसको थेन ऑफ कॉडोर बनाया गया था। किसके द्वारा? डंकन के द्वारा, जब वो जंग जीत करके आया था नॉर्वे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 133। क्वेश्चन 33 कहता है 133, द आर्मर बैरियर बियरर टू मैकबेथ। मैकबेथ के लिए आर्मर बियरर कौन था? तो ऑप्शन है सीटॉन था। कौन था भाई? सीटॉन था। मैकबेथ का आप पब्लिशिंग ईयर एक बार देख लीजिए और याद कर लीजिए कि 1606 में आया था। और 1606 में आने का रीजन क्या था? ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसको भी अपन डिस्कस करेंगे। मामला ये था 1606 में आने का कि जो विलियम शेक्सपियर हैं, इनका नाम आ रहा था, किसमें आ रहा था? राजा के हमले पर, हमले में, कि जो राजा के ऊपर हमला हुआ है 1605 में हमला हुआ था, उस हमले में इनका नाम से मतलब है कि इनके किसी रिश्तेदार का नाम आ रहा था। तो उस नाम को बचाने के लिए इन्होंने मैकबेथ लिखा और उसमें उस इवेंट को भी दिखाया है। उस इवेंट को दिखाया है जिसमें राजा को मारने की कोशिश की गई थी, और उसको इसलिए दिखाया है ताकि ये राजा को यकीन दिला सकें कि वो उसमें शामिल नहीं थे। और इसका नाम देखिए, अब ध्यान आया है, इसको कहते हैं गन पाउडर प्लॉट। ठीक है, गन पाउडर प्लॉट हुआ था किंग को मारने के लिए, और ये हुआ था 1605 में। तो इन्होंने जब मैकबेथ लिखा है तो इससे अपने आप को दूर रखने के लिए, अपना नाम साफ करने के लिए इसका भी वर्णन वहां पे किया है। 134, द टोटल नंबर ऑफ पोएम्स इन शेक्सपियर्स सोनेट्स 154। पिछले सेशन में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सोनेट नंबर 1 to 126 इन्होंने मिस्टर डब्ल्यू एच को डेडिकेट की है। इसके बाद 127 से 152 तक डार्क लेडी को डेडिकेट की है, और सोनेट नंबर 153 से 154 तक लव गॉड क्यूपिड को इन्होंने अपनी सोनेट्स को डेडिकेट किया। ठीक है, इतना अपने को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्लेज अपीयर्ड। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, फिर भी बार बार पढ़ना है अपने को कि कोई कॉमन क्वेश्चन ऐसा ना गलत हो कि जो हमें किसी भी टाइम पूछ लिया जाए याद रहता है। पेपर के प्रेशर में अक्सर उनको हम भूल जाते हैं। एक और इसकी खास बात क्या है वो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि टोटल जो शेक्सपियरियन प्लेज हैं वो 37 है, लेकिन इसमें 36 प्लेज को पब्लिश किया गया था, और जो छूटा था प्ले पेरिकल्स था। ये भी क्वेश्चन होता है कि पेरिकल्स जो है वो कौन सा प्ले है जो फर्स्ट फोलियो में नहीं था, तो अब नाम देंगे पेरिकल्स का। ठीक है, चलिए, हेमेंजेस एंड कॉन्डेल ने फर्स्ट फोलियो को पब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शेक्सपियन क्रिटिसिज्म बाय ब्रेडली स्पर्जन, टी.एस. एलियट, स्टीफन ग्रीनब्लैट। जो ऑप्शन तो बी हमारा सही है, ए.सी. ब्रेडली है। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज, अब ये जितने भी नाम उसमें दिए हैं जिन्होंने शेक्सपियर की बात करी है उसमें ए.सी. ब्रेडली सबसे पहले आते हैं, जिन्होंने 1904 में अपना वर्क लिखा, पब्लिश किया। टी.एस. एलियट हेमलेट एंड इट्स प्रॉब्लम इन्होंने लिखा 1919 में। कैरोलीन स्पर्जन शेक्सपियर्स इमेजरी 1935 में, और स्टीफन ग्रीनब्लैट ने लिखा ऑन पोएटिक्स ऑफ कल्चर एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ शेक्सपियर 1987। तो डेट अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 137 द लाइन प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिन्स मैकबेथ की लाइन है, पिछले सेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये कब आया था? Macbeth is believed to have been written between 1599 and 1606। ये वाले ज़्यादा confirmed ईयर है। It was published in the first volume 1623 और हेमिंग एंड कॉन्डेल के द्वारा। देखिए बार बार जो फैक्ट्स आ रहे हैं ना, बहुत अच्छा रिवीजन होगा आपका। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 137 के बाद हमारे सामने कुछ एग्जाम पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। How many plays did Shakespeare write? 37। द फ्रेज स्मॉल लिटिल लेस ग्रीक बेन जॉनसन ने कहा है शेक्सपियर के लिए। स्ट्रेटफोर्ड इज अ चार्मिंग लिटिल विलेज इन वॉरविक शायर। नेक्स्ट देखते हैं। इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज द डोमिनेंट नोट इज कैरेक्टर इज डेस्टिनी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान रखेंगे। होलोफर्नस इन लव्स लेवर्स लॉस्ट एक कन्वर्सेशनल प्ले है। Custard, a rustic clown, uses the longest word नहीं word होगा ये, WORD word होगा। Onerificability, Tudenitativus, इतना बड़ा एक पूरा शब्द इसमें द लव्स लेवर लॉस्ट में यूज किया गया है। चलिए, द डिफीट ऑफ एरमेडा 1558। The narrated poem Venus and Adonis is dedicated to Earl of Southampton, Henry the Osseley and Baron of Lichfield। ये अच्छे फैक्ट्स हैं, इनको ध्यान रखिए, नहीं क्वेश्चंस बन जाते हैं। Which play of Shakespeare is said to be unfinished? कौन सा प्ले? हेनरी VIII। देखिए याद रखने के कई तरीके हैं। एक तो ये है कि आप नोट्स तो बनाना ही है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। जो पॉइंट आपको लगे कि नोट करना है तो नोट करिए, साथ में वीडियोस को बार बार रिपीट करिए, सुनते रहिए, देखिए ना, लगा करके रख दीजिए और सुनते रहिए ध्यान से, चीजें ऑटोमेटिकली याद होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, शेक्सपियर लिव्ड इन अ प्ले लविंग एज, ही स्टडीड द क्राउड्स, गेव देम व्हाट दे वांटेड। करेंगे, शेक्सपियर जो है एक ऐसी एज में थे जहां पर प्ले को पसंद किया जाता था। ही स्टडीड द क्राउड्स, उन्होंने लोगों का अच्छे से उनको अध्ययन किया था लोगों का, और गेव देम व्हाट दे वांटेड, जो वो लोग चाहते थे वही उनको देते थे। एंड सिंपली रिफ्लेक्टेड देयर ओन थॉट्स, और वो उन्हीं के विचारों को आसानी से रिफ्लेक्ट कर पाते थे अपने प्लेज में, एंड फीलिंग्स, और उनकी भावनाओं को भी। इन रिफ्लेक्टिंग द इंग्लिश क्राउड अबाउट हिम ही अनकॉन्शियसली रिफ्लेक्टेड ऑल क्राउड्स, और जब वो इंग्लिश क्राउड को प्रेजेंट कर रहे होते थे तो अनकॉन्शियसली, अनजाने में, वो रिफ्लेक्ट ऑल क्राउड्स, सारी क्राउड्स को वो प्रेजेंट कर देते थे, यानी पूरी दुनिया पर लागू है ये बात। ये कहा किसने है? विलियम WJ लॉन्ग ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट फोलियो हमारा 1623 में डिस्कस कर चुके हैं, पेरिकल्स उसमें नहीं था। इन अ वर्ड ही इज अ यूनिवर्सल पोएट, किसने कहा है? WJ लॉन्ग ने कहा है यूनिवर्सल पोएट किसको? शेक्सपियर। नेक्स्ट, आई डू नॉट रिमेम्बर, ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, कई बार पूछा जा चुका है कि मुझे नहीं याद कि कौन सी किताब ने या किस व्यक्ति ने मुझ पर इतना इम्प्रेशन डाला है कभी जितना कि शेक्सपियर के प्लेज ने, तो ये गोएथे ने कहा है। नेक्स्ट है, इवन दोज हु रेड नो शेक्सपियर आर स्टिल अनकॉन्शियसली गाइडेड बाय हिम। ये अच्छा है कि वो लोग जिन्होंने शेक्सपियर को नहीं भी पढ़ा है ना, तो वो किसी न किसी रूप में शेक्सपियर के द्वारा अनजाने में ही मार्गदर्शन ले लेते हैं। फॉर इस थॉट एंड एक्सप्रेशन, क्योंकि उनके जो विचार हैं एंड एक्सप्रेशन, उनके जो हाव भाव हैं, हैव सो परवेडेड, इतने ज्यादा फैले हुए हैं, और लाइफ हमारे जीवन में छाए हुए हैं, एंड लिटरेचर, और हमारे
लिटरेचर में दैट इट इज इम्पॉसिबल कि ये बात असंभव है, सो लॉन्ग एज वन स्पीक्स द इंग्लिश लैंग्वेज कि कोई व्यक्ति जो इंग्लिश लैंग्वेज बोले टू स्केप हिज इन्फ्लुएंस और वो शेक्सपियर से बच जाए, नहीं हो सकता। बड़ी अच्छी बात कही है W.J. लॉन्ग ने अबाउट शेक्सपियर। हु पब्लिश्ड द लाइफ ऑफ शेक्सपियर? निकोलस रो ने, जिसमें इन्होंने टॉमस लूसी के किस्से को बताया है कि इंग्लैंड आने का रीजन क्या था शेक्सपियर का, कि उन्होंने टॉमस लूसी के गार्डन से हिरन को चुराया था। डियर पोचिंग स्टोरी निकोलस रो ने बताई है। Who attacked Shakespeare in a pamphlet called A Groat's Worth of Wit Bought with a Million of Repentance? रॉबर्ट ग्रीन, जिसमें उन्होंने अपस्टार्ट क्रो कहा है शेक्सपियर। I loved the man and do honor his memory on the side idolatry as much as any। करेंगे मैं उस व्यक्ति से प्रेम करता हूँ, डू ऑनर हिज मेमोरी, और उसकी याद का बड़ा सम्मान करता हूँ, है ना। He was indeed honest and of an open and free nature, बिल जॉनसन ने कहा है। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 138 में। The relationship between Othello and Iago is an example of inversion। इन्वर्जन का एग्जाम्पल है, और ऐसा क्यों है? क्योंकि ओथेलो उस पर भरोसा करता था, लेकिन जो यागो था वो उससे जलता था और उसको जो है हराने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? ओथेलो वाज रिटन इन 1603, ये ध्यान रखिए, एंड इज सेट इन वेनिस, और इसकी सेटिंग जो है वो वेनिस है। द रिलेशनशिप कंसिस्ट ऑफ जेलसी एंड मलाइज फ्रॉम यागो साइड, ट्रस्ट एंड नोबिलिटी फ्रॉम ओथेलो। ठीक बात है, वही आ गई। तो इन्वर्जन का रिलेशन था, इन्वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 139। After Shakespeare made his debut as a London playwright, he was described as an upstart crow। क्वेश्चन रिपीट है, रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 140। In which play by Shakespeare do we find Widow's Queen? किस प्ले में विडोज क्वीन हम पाते हैं भाई? क्वेश्चनिंग द assumptions of male politics, तो वो है रिचर्ड थर्ड में। अच्छा देखिए, रिचर्ड थर्ड इज रिटन अप्रॉक्स, लगभग इसे 1592 में लिखा गया था। डेपिक्ट्स द मैकियावेलियन राइज टू पावर एंड सब्सिक्वेंट शॉर्ट रेन ऑफ किंग रिचर्ड थर्ड ऑफ इंग्लैंड। मैकियावेलियन का इसमें राइज दिखाया है और किंग रिचर्ड थर्ड के छोटे होते हुए रेन को दिखाया, मतलब छोटे रेन को या शासन को दिखाया। क्वेश्चन नंबर 41। राइपनेस इज ऑल अकर्स इन किंग लियर। Ripeness is all occurs in King Lear, Act 5, Scene 2nd, written by William Shakespeare। Edgar said these lines to Gloucester। एडवर्ड ने ये लाइन कही है, Ripeness is all। AC Bradley's Shakespearean tragedy was published in, अभी अपन ने डिस्कस किया है chronological order में, तो 1904 में AC Bradley ने शेक्सपियरियन ट्रेजेडी को लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 143। Which of the following Shakespearean plays are in correct chronological sequence? कौन से chronological order में हैं? सभी को देख लीजिए पहले। Merchant of Venice, Henry VI, Part 1, Romeo and Juliet, Richard II। Richard II देखिए, शुरुआती दौर में कॉमेडीज और हिस्ट्रीज है, ठीक बात है ना। ये जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है ये बात के दौर का है, इसी तरह से ये जो ट्रेजेडी है ये भी बात के दौर की है। तो जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है? डी नंबर, रोमियो एंड जूलियट 1595, रिचर्ड II 1595, मर्चेंट ऑफ वेनिस 1598, हेनरी IV पार्ट 1 1600। तो रोमियो जूलियट 1595, रिचर्ड II 1595, मर्चेंट ऑफ वेनिस 1598। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से एग्जाम पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो अपन देख लेंगे। ये देखिए, शेक्सपियर probably worked with someone in two last parts of Henry VI and in Richard III। तो वो कौन थे? क्रिस्टोफर मार्लोव थे। It is said Henry VIII is a work of Fletcher and Shakespeare। ये भी कहा जाता है कि कोलैबोरेशन है किसमें? हेनरी VIII में कौन कौन है? फ्लेशर है और शेक्सपियर है।
द क्वीन कमांडेड शेक्सपियर टू शो फाल्स्टाफ इन लव। क्वीन ने शेक्सपियर से कहा कि भाई आप जो है फाल्स्टाफ को लव करते हुए दिखाइए। तो शेक्सपियर ने फिर इन्हें मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर में लिया था या उनका कैरेक्टर फिर से दिखाया था। तो देखिए ये बात यहाँ पे और क्लियर कर लीजिए कि जो कैरेक्टर है फाल्स्टाफ का, जो फाल्स्टाफ का कैरेक्टर है वो 3 प्लेस में आया है, अपन बात कर चुके हैं, एक बार उसका रिवीजन कर लेंगे। हेनरी फोर्थ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 और इसके बाद मेरी वॉइस ऑफ विंडसर। ठीक है, 3 प्लेस में आया है। शेक्सपियर्स कंटेम्परेरी वाज बेन जॉनसन थे। ठीक है। व्हील ऑफ फायर द इंपीरियल थीम शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट एंड क्राउन ऑफ लाइफ ऑन शेक्सपियर क्रिटिसिज्म किसने लिखा? विल्सन नाइट ने लिखा है। ठीक है, चलिए। अदर अवॉइड अवर क्वेश्चन डू आर फ्री अबाउट हुम डिड मैथ्यू अर्नोल्ड राइट। शेक्सपियर के बारे में ये भी काफी इंपॉर्टेंट कोट है, इसको भी ध्यान रखिए। मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है अदर्स अवॉइड अवर क्वेश्चन दो आर्ट फ्री, आजाद है हमारे क्वेश्चन को कहें, हमसे क्वेश्चन करें। हेलेंस चीक, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। हेलेंस चीक बट नॉट हर हार्ट। क्लियोपेट्रा's majesty, Atalanta's better part, said Lucretia's modesty. Who is referred here? Rosalind, as you like it की जो हीरोइन है, सेंट्रल कैरेक्टर है, हम बात कर चुके हैं इसकी। I will do my best to woo your lady, who is the speaker Voila in the disguise of Cesario. One that love not wisely but too well, who is the speaker? Othello. नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है 144। चलिए। Which of the following Shakespearean plays is incorrect? Is in the correct chronological order? Which of the following Shakespearean plays देखिए किंग लियर दिया है, हेमलेट दिया है, ये आपके 4 ट्रेजेडीज के पार्ट है। मच अडो अबाउट नथिंग ये शुरुआती प्लेज में से है। ट्रोइलस एंड क्रेसेडा दिया है। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा एक बार देख लेते हैं। मच अडो अबाउट नथिंग, ट्रोइलस, क्रेसेडा, हेमलेट, ये होना चाहिए मच अडो अबाउट नथिंग, क्योंकि ये कॉमेडी है जो शुरुआती दौर में थी। ठीक है, यही होगा। मच अडो अबाउट नथिंग रिटेन इन 1598 to 99, पब्लिश 1600। इसके बाद हेमलेट है जो 1603 में आया। किंग लियर है 1605 में लिखा गया, 1605-6 में लिखा गया। ट्रोइलस एंड क्रेसिडा 1609 में आया। देखिए अब डेट देखिए, ये जो मच अडो अबाउट नथिंग है ये 1600 में पब्लिश हुआ, 1603 में हेमलेट, किंग लियर 1608 में, और जो ट्रोइलस एंड क्रेसिडा है वो 1609। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 44 145 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 145। ऑन सीइंग whom, किसे देख करके फर्डिनेंड डज फर्डिनेंड मिरांडा एक्सक्लेम ओ फादर श्योरली दैट इज अ स्पिरिट लॉर्ड हाउ इट लुक्स अबाउट। तो फर्डिनेंड को देख करके इसने कहा था, लेकिन ये फर्डिनेंड यहाँ पे इन्होंने क्यों लिख दिया है? ऑन सीइंग whom डज, फर्डिनेंड यहाँ पर नहीं होगा। ऑन सीइंग whom डज मिरांडा एक्सक्लेम, किसको देख करके आश्चर्यचकित होकर के उसने कहा था कि पिताजी ये तो कोई आत्मा सा दिखता है, देखिए तो। हाउ इट लुक्स अबाउट, कैसा विचित्र सा प्राणी है, तो फर्डिनेंड को देख कर कहा था इन्होंने। चलिए अब हम इस बार बढ़ते चलेंगे, 46 में आ जाइए। 146। द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट इज ए बी सी डी ई एफ जी जी। ए होगा, इसको ध्यान रखिए, ए बी सी डी ई एफ जी जी। देखिए बी के बाद सी आ रहा है, फिर जो लास्ट वाला डी है उसके बाद ई आ रहा है, फिर एफ के बाद जी आ रहा है। इसे इसको आप आसानी से क्रम से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोब थिएटर ओपन इन, कब बना था भाई? 1599। और 1599 में सबसे पहले इसमें जो प्ले दिखाया गया था वो क्या था, कौन सा था? जूलियस सीजर। कौन सा प्ले था भाई? जूलियस सीजर। तो आपसे पूछे कि ग्लोब थिएटर में दिखाया जाने वाला पहला प्ले बताइए, तो वो रोमन प्ले जूलियस सीजर था। और ग्लोब थिएटर खुला कब था? 1599 में। नेक्स्ट क्वेश्चन।
His life was gentle and elements so mixed in him that nature might stand up and say to all the world, this was a man. ये कहा गया है ब्रूटस के लिए, किसके द्वारा? मार्क एंटनी के द्वारा। मार्क एंटनी को कैशियस और सिन्ना अपनी तरफ मिला लेते हैं, जो इन्होंने कंस्पिरेसी या षड्यंत्र रचा था किसके खिलाफ? जूलियस सीजर के खिलाफ। लेकिन रोम वाले जानते थे कि ब्रूटस एक बड़ा जेंटल और बहादुर है, जो कि जूलियस सीजर का वफादार है। लेकिन उसको कैशियस ने भड़काया कह करके कि जूलियस सीजर जो है वो ज़्यादा एम्बिशियस होता जा रहा है, ज़्यादा एम्बिशियस होता जा रहा है। और उसने वो तारीखी लाइन भी कही थी, डियर ब्रूटस द फॉल्ट इज नॉट इन अवर स्टार्स बट इन अवर सेल्व्स। कैशियस ने ही कही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 149। When my love swears that she is made of truth, I do believe her though I know she lies। ये विलियम शेक्सपियर ने कहा है। When my love swears, जब मेरी महबूबा कसम खाती है कि she is made of truth, कि वो सच की बनी हुई है, मतलब वो इतनी सच्ची है कि दुनिया में कोई नहीं है, तो I do believe her, मुझे उसको उसकी बात माननी पड़ती है। दो यद्यपि I know, मैं जानता हूँ she lies, वो झूठ बोल रही है। शेक्सपियर की लाइंस असर तो रखती है कि आप अगर उसको पढ़िए ना तो मजा आ जाएगा आपको। 150 सेक्सुअल पोजेसिवनेस इज द थीम ऑफ शेक्सपियर्स अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। जो भी क्वेश्चन आया था पक के बारे में, वो उसी से लिया गया है। चलिए इसको देख लेते हैं। मिडसमर नाइट्स ड्रीम इज अ कॉमिक प्ले है, शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया 95-96 में। एंड 97, 3 साल ले लो भाई। इट इज कॉमिक प्ले है। इट पोर्ट्रेज द इवेंट्स, ये उन घटनाओं को पोर्ट्रे करता है सराउंडिंग द मैरिज ऑफ थीसियस, जो कि थीसियस की शादी और हिप्पोलाइटा की शादी से संबंधित है। थीसियस जो ड्यूक ऑफ एथेंस है, और हिप्पोलाइटा जो है वो अमेजोन की क्वीन है, जिसको थीसियस ने जीता है। सेक्सुअल जेलेसी इज अ थीम इन ओथेलो। सेक्सुअल जेलेसी जो है वो ओथेलो की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। William Shakespeare's Julius Caesar, Antonio and Cleopatra, Coriolanus are based on Plutarch's Lives। ठीक, ये तो आंसर मिल गया। एक और बात जो अपने को ध्यान रखनी है कि जूलियस सीजर, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा और कोरियोलेनस जो है ये शेक्सपियर के रोमन प्लेज है। कौन से प्लेज है? रोमन प्लेज है। और क्वेश्चन आ जाता है कि उसमें जो है 3 ये प्ले दिए होंगे और एक और दूसरा प्ले दे दिया जाएगा, फिर उसमें पूछा जाएगा कि कौन सा रोमन प्ले नहीं है। तो ध्यान रखिए, जूलियस सीजर, एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा, कोरियोलेनस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए दिया भी है। इट इज आल्सो नोन एज रोमन प्लेज। अब इट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 3 प्ले की बात हो रही है, इट लिखे हुए हैं। चलिए 153 the words if it were done when it is done then very well। कई बार इसको करना ही है तो जल्दी करके खत्म करना है। कौन कहता है? मकबेथ कहता है। किसके लिए कहता है? डंकन के कत्ल के लिए, उसके मर्डर के लिए। क्वेश्चन नंबर 154 में आ जाइए। 154, चलिए। Which Shakespearean play contains the line there is a special providence in the fall of a sparrow? हेमलेट की लाइन है। हेमलेट के बारे में काफी देर से डिस्कशन नहीं हुआ है, बल्कि सेशन में तो हो ही नहीं है अभी तक। उसको पढ़ लेते हैं अपन। द एबव लाइन्स अपीयर इन प्ले हेमलेट। ऊपर जो लाइन दी गई है वो हेमलेट की है, जो कि एक ट्रेजेडी है। 5 एक्ट्स है इसमें। विलियम शेक्सपियर ने लिखा है 1599 और 1601 में लिखा है। पब्लिश इन क्वार्टो एडिशन 1603। क्वार्टो एडिशन में आई थी ये 1603 में। ठीक है, चलिए। हेमलेट जो है वो मेन कैरेक्टर है। उसके बाप को क्लॉडियस मार देता है और उसकी माँ से शादी कर लेता है। तो हेमलेट जो है वो, अच्छा एक और इसको टाइटल दिया जाता है ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन। जिसको कहा जाता है हेमलेट को ही कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए, और आगे कुछ आएगा तो फिर और बातें डिस्कस करेंगे। शेक्सपियर्स सोनेट्स डू नॉट कैरी अ डेडिकेशन, आर डेडिकेटेड टू जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड, आर डेडिकेटेड टू मेरी आर्डन। ये वाला ऑप्शन है मिस्टर डब्ल्यू एच, अननोन मिस्टर डब्ल्यू एच। आइडिया अपन लगाते हैं कि हेनरी डी ऑक्सले होंगे।
156 में आ जाओ भाई। Which of these plays by Shakespeare does not use cross dressing as a device? इनमें से किस प्ले में क्रॉस ड्रेसिंग नहीं है? एज यू लाइक इट में है, सिम्बिलीन में है, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में भी है, लेकिन जूलियस सीजर में क्रॉस ड्रेसिंग नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट्स हैं। एग्जाम पॉइंट्स को अपन बचाते हुए निकल लेते हैं धीरे से, और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 157। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग गेव अ हैप्पी एंडिंग टू किंग लियर? किंग लियर को किसने हैप्पी एंडिंग दी है भाई? तो दी है नाहम टेट ने। और कैसे दी है? ऐसा तो नहीं कि उसी प्ले में हैप्पी एंडिंग कर दी, नहीं, इन्होंने अलग एक प्ले लिखा है जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ किंग लियर 1681 में, जिसमें हैप्पी एंडिंग देने के लिए इन्होंने कॉर्डेलिया की शादी जो है वो एडगर से कराई है, और इस तरह से जो प्ले है उसको हैप्पी एंडिंग दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबकि ओरिजिनल प्ले में कॉर्डेलिया किंग लियर के साथ में मर जाती है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड रीजन गिवन फॉर इट, चूज द राइट और रेस्पॉन्स। चलिए देखते हैं। ओथेलो किल्ड डेस्टिमोना, रीजन क्या था? बिकॉज डेस्टिमोना कमिटेड इनफिडेलिटी। नहीं भैया, ए सही है, आर गलत है। इनफिडेलिटी तो उसने करी नहीं थी, उसको शक था। किसको? ओथेलो को। और ये शक किसने दिमाग में डाला था? ये शक डाला था यागो ने। ठीक है, लास्ट में राज खुलता है तो ओथेलो फिर खुद भी सुसाइड कर लेता है। तो ओनली ए इज ट्रू, सी नंबर हमारा होगा, आर फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 159। हु अमंग द फॉलोइंग वुमेन राइटर्स फेमसली इमेजिन द फ्लाइट ऑफ शेक्सपियर सिस्टर? वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है अ रूम ऑफ वंस ओन, अ रूम ऑफ वंस ओन, जिसमें उन्होंने शेक्सपियर की एक सिस्टर की डिस्कस किया है जिसका नाम है जूडिथ। और क्या बताया है इसमें, थोड़ा सा अपन इसको कुछ शब्दों में समझ लेते हैं। वर्जीनिया वुल्फ ने कहा है कि मान लीजिए कि जूडिथ शेक्सपियर की बहन होती उस समय, और वो उतनी ही अच्छी प्ले राइट होती जितने की शेक्सपियर है, तो क्या उस समय की सोसाइटी उन्हें उतने ऊंचा मकाम देती जितना कि शेक्सपियर को दिया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिडिएवल एजेस में जो क्रिश्चियन वुमेन की कंडीशन थी बहुत बुरी थी, मिडिएवल और उससे पहले भी। उनको कभी डाइन कह के मार देते थे, कभी ये कह के मार देते थे कि एडम के फॉल में तुम्हारी ये हवा ईव की गलती है, तो उस ईव की गलती को सारी औरतों की गलती बताते थे, है ना। तो इसलिए उसने ये बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि क्या जूडिथ अगर जो शेक्सपियर की जितनी ही महान प्ले राइट होती, ड्रामा लिखने वाली होती, या पोयम लिखने वाली होती, तो क्या समाज उसको वो जगह देता जो शेक्सपियर को दी है? तो सीधा सा जवाब है नो, बल्कि इसका जवाब होना चाहिए नेवर, कभी नहीं मिलती उसको वो जगह। किसको? जूडिथ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीप अप योर ब्राइट सोर्स फॉर द ड्यू विल रस्ट देम, गुड सिन्योर यू शैल मोर कमांड विथ यर्स देन विथ योर वेपन्स, द एबव लाइन्स एड्रेस्ड बाय ओथेलो। ये तो क्लियर हो गया कि ओथेलो की लाइन है, ओथेलो ने ही बोली है। क्या कहा है? कीप योर ब्राइट सोर्स, कि अपनी ये चमकीली तलवारें रख लो, फॉर ड्यू विल रस्ट देम, क्योंकि जो ये ड्यू है ना इनमें जंग लगा देगी। और आगे कहता है गुड सेन्योर, महाशय या बुजुर्गो सुनो, यू शैल मोर कमांड विथ ईयर्स, तुम मुझ पर कमांड कर सकते हो अपनी उम्र की वजह से, कि मैं तुम्हारा सम्मान कर सकता हूँ तुम्हारी उम्र की वजह से, लेकिन अगर तुम चाहो कि तलवार के दम पे ओथेलो से कोई बात मनवा लोगे तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। बड़ी अच्छी लाइन्स हैं, फुल ऑफ एटीट्यूड, जो आजकल देखने को मिल जाता है बच्चों में। लाइन्स टेकन ओथेलो, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है इसका ब्रबेंशियो से कहता है, रोड्रिगो से कहता है, और जो अफसर साथ में आए थे उनसे कहता है। अच्छे, क्या एटीट्यूड है भाई ओथेलो तुम्हारा, थे तो काले तुम, मूड ऑफ वेनिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समथिंग इज रोटेन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, हु सेज, मार्सिलस ने कही है ये लाइन, किसमें? हेमलेट में। दैट वन में स्माइल एंड बी अ विलेन, हेमलेट। अरे कोई हंसता रहे और हंसता रहे, एंड बी अ विलेन, और हंसते हंसते हुए विलेन बन जाए। हिक इट
Ubik. Hic it. Ubik. Hamlet addressed this to the ghost in Hamlet. What does it mean? इसका मतलब क्या है भाई? Here and everywhere. Hic it Ubik. Ubik का क्या मतलब है? यहाँ और हर जगह. चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamed of in your philosophy. किसने कहा है? हेमलेट ने कहा है होरेशियो अपने मित्र से कि देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ. बहुत सारी चीजें हैं आसमान और जमीन में जिसकी तुम कल्पना अपनी फलसफे में फिलॉसफी में कर सकते हो. बाई इन डायरेक्शंस फाइंड डायरेक्शन आउट. हु सेज पोलोनियस टू रेनाल्डो. गजब लाइन है ये भी. बाई इन डायरेक्शंस फाइंड डायरेक्शंस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. डाउट दो द स्टार्स आर फायर. करे कि इस बात पे तो शक कर लेना कि तारे जो हैं वो आग हैं, असल में तारे नहीं है. डाउट दैट द सन डज मूव. और इस बात पे भी शक कर लेना कि सूरज जो है वो मूव कर सकता है. डाउट ट्रुथ बी अ लायर. और ये बात भी तुम शक कर लेना इस बात पर, या मान लेना कि जो सच है वही झूठा हो सकता है. लेकिन नेवर डाउट आई लव. लेकिन मेरे प्यार पर कभी शक मत करना. किसने कहा है? हेमलेट से कहा है. किससे कहा होगा? ओफिलिया से. शी इज बिलवड ऑफ हेमलेट. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर देर इज नथिंग इधर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो. ये अपन पहले पिछले सेशन में ही क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं फिल इन द ब्लैंक्स में. हेमलेट टू रोसेनक्रेंस. हेमलेट ने रोसेनक्रेंस से ये बात कही है. दिस कॉन्शियस डज मेक कावर्ड्स ऑफ अस ऑल. यद्यपि हमारी अंतरात्मा ही हमें क्या बनाती है? कायर बनाती है. हेमलेट ने ये बात कही है. अवर थॉट्स आर अवर्स दियर एंड्स नन ऑफ अवर ओन. लेकिन उनका जो अंत है वो हमारा नहीं, मतलब हमारी तरफ से तय नहीं है, लेकिन हमारे जो विचार है वो हम ही तय करते हैं. प्लेयर किंग इन हेमलेट. नेक्स्ट. व्हाट इज द नेम ऑफ द प्ले इन प्ले हेमलेट? द माउसट्रेफ या प्ले विथ इन प्ले. द माउसट्रेफ दैट शोज मर्डर ऑफ गोंज़ेगो. माउसट्रेफ कहा गया है प्ले विथ इन प्ले को. किसमें? हेमलेट में. उसको ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं बिल्कुल. बैप्टिस्टा इज द वाइफ ऑफ गोंज़ेगो. ठीक है, जो प्ले अभी हेमलेट में प्ले विथ इन प्ले है. लेट द गार्ड जेड विंस अवर विदर्स आर अनरंग. वेयर इट डज इट अपीयर? हेमलेट. बहुत कोट्स पूछे जा रहे हैं हेमलेट से. ओ हेमलेट, दो हैस्ट क्लेफ्ट माई हार्ट इन ट्वेन. किसने कहा है? जेटरूड, उसकी माँ ने कहा है. फॉर अस ऑलमोस्ट कैन चेंज द स्टैम्प. अब काफी हो रहा है भाई. चलो अब आगे अपन सीधे क्वेश्चन में आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 161. चलिए क्वेश्चन नंबर 161 में रहिए. इन किंग लियर हु अमंग द फॉलोइंग स्पीक्स इन द वॉइस ऑफ पुअर टॉम. पुअर टॉम की आवाज में कौन बोलता है? तो वो बोलता है एडगर, एक भिखारी के तौर पे, है ना. चलिए. किंग लियर कब लिखी गई? 1605-6 में. पब्लिश्ड इन क्वार्टो एडिशन. 1608 में आई है ये भी ध्यान रखेंगे. फाल्स्टाफ इज अ कैरेक्टर इन. फाल्स्टाफ किसमें कैरेक्टर है भाई? ए में भी है, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में, और द मेरी वाइफ्स ऑफ विंसर में भी है. और अगर आप उसमें जोड़ में हेनरी पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड तो ये भी सही हो जाएगा. तो ए एंड बी दोनों सही होंगे इसके. फाल्स्टाफ जो है वो हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में भी है, मेरी वाइफ्स ऑफ विंसर में भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. मेरी वाइफ्स ऑफ विंसर की डेट ध्यान देख लीजिए. ईयर 1602. हेनरी फोर्थ कब आया था? 1597. नेक्स्ट क्वेश्चन है. Which of these Greek plays was a source for the winter's tale? Alcestis है. कौन है भाई? Alcestis. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 164. In Shakespeare's time, who owned the rights to a theatrical script? The acting company. कह रहे कि शेक्सपियर के समय में किसके पास थिएट्रिकल स्क्रिप्ट के राइट्स होते थे? तो वो कौन थी? थिएट्रिकल कंपनी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन. If you cannot understand an argument and remark it's Greek to me, you are quoting विलियम शेक्सपियर. है कि अगर आपसे कोई बात कही जाती है, या इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एन आर्गुमेंट, आप किसी बात को या तर्क को नहीं समझ पाते हैं, रिमार्क और कहते हैं इट्स ग्रीक टू मी, ये मेरे लिए बिल्कुल
ग्रीक लैंग्वेज की तरह है। तो यू आर कोटिंग, आप किसको कोट कर रहे हैं? शेक्सपियर को, यानी शेक्सपियर ने ये बात कही है। और कब कही है इसको भी देख लीजिए। द रिमार्क इज टेकन फ्रॉम विलियम शेक्सपियर जूलियस सीजर। जूलियस सीजर से ये लाइन ली गई है कि इट इज ग्रीक टू मी एंड स्पोकन बाय कैस्का। कैस्का के द्वारा व्हेन क्वेश्चन बाय कैशियस। जब कैशियस उससे सवाल करता है तो कहता है इट्स ग्रीक टू मी, मैं क्या जवाब दूंगा इसका। और वो सवाल क्या था? कैशियस, डिड सिसेरो से एनीथिंग? क्या सिसेरो ने कुछ कहा? कैस्का, ए ही स्पोक ग्रीक, वो तो स्पीक ग्रीक बोलता है, मुझे कहाँ समझ में आने वाली। तो ये इस तरह से इसको दिखाया गया है कि क्या कैशियस ने कहा कि सिसोरो ने कुछ कहा क्या? तो कास्का बोला, ए ही स्पोक ग्रीक, वो तो ग्रीक बोलता है, मेरे कहाँ समझ आने वाली। तो इट्स ग्रीक टू मी, ये मेरे लिए बिल्कुल ग्रीक भाषा की तरह है। 65 तक हम पहुंच गए हैं। चलिए आज के लिए इतना ही काफी रखते हैं अपन। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और इस बात की भी उम्मीद है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कमेंट भी कर दिया कीजिए कि जो आपको गलती लगे, या और क्या आपको पढ़ाया जाए, शेक्सपियर को ही लगातार चलाएं या ग्रामर भी बीच बीच में, मिल्टन है, वर्ड्सवर्थ हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।